हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों आप सभी को पता है कि पेपर फर्स्ट के जनरल नॉलेज के पेपर को इस बार से इंक्लूड कर दिया गया और इस जनरल नॉलेज के पेपर में 9 माइनर लॉ को भी ऐड किया गया। उसी 9 माइनर एक्ट के मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। साथियों आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा और ये जो भी क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन कैसे हैं, किस लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। सभी के सभी क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात रही साथियों तो अपने नेक्स्ट सेशन में मैं इंग्लिश लैंग्वेज का भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का कंसर्न आ रहा था कि हिंदी का क्वेश्चन हिंदी में कराइए, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में कराइए। इसीलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए हिंदी में फ्रेम किया हूं और हिंदी में क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। साथियों जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये किसका आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं ये यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन 9 माइनर एक्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूं। और आज जो मैं क्वेश्चन सबसे पहले लेकर के आ रहा हूं किस एक्ट का, तो वो मैं लेकर के आ रहा हूं द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 का। मीन्स की गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। साथियों अगर इस एक्ट के बारे में बात करें तो ये इसका एक्ट नंबर है 57 ऑफ 1994 का। ये 1994 का साथियों 57 नंबर का एक्ट है। जब आप अपने आंसर को फ्रेम करिएगा तो इस एक्ट नंबर को अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप इस एक्ट नंबर को भी क्या कर सकते हैं, लिखते रहिएगा। और यही चीज़ें हमको देखने के लिए कहाँ मिलती है, तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत मिलती है। अगर हम इससे शॉर्ट टाइटल्स के बारे में बात करें तो साथियों शॉर्ट टाइटल में शॉर्टकट में आप इसको पीसीपीएनडीटी एक्ट भी आप लिख सकते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं। अगर लॉन्ग टाइटल की बात करते हैं तो इसमें लॉन्ग टाइटल में आप लिख सकते हैं द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 की बात आप लिख सकते हैं। तो साथियों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत किसके बारे में, तो लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत भ्रूण हत्या किसे कहते हैं। जो हम लोग भ्रूण हत्या के बारे में बात करते हैं, जो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो गर्भ में ही जो बच्चों को मार दिया जाता है, भ्रूण में ही मार दिया जाता है, उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर चाहेंगे तो इसी को ये सेकंड क्वेश्चन आप बना सकते हैं या इसी में ही इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कह रहे हैं उन कृत्यों का वर्णन कीजिए जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय बनाए गए हैं। उन सभी कृत्यों को आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करते हुए आपको बताते हुए चलना है कि ये किस प्रकार से इसको दंडनीय बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपने ऑब्जर्व किया जो कि पीसीपीएनडीटी एक्ट से हमारा डील करता है। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है साथियों, जो क्वेश्चन बन सकता है, जो क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट है, उसी क्वेश्चन को इस पीडीएफ में शामिल किया गया और उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखने का भरपूर प्रयास किया है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है लिंग प्रतिषेध अधिनियम 1994 के तहत किए गए अपराधों की शिकायत किससे और कहाँ की जा सकती है। अगर इस प्रकार का अगर कोई चेंजेस करा रहा है, कोई पीसीपीएनडीटी करा रहा है जो डायग्नोस्टिक टेक्निकल अपना करके लिंग का अगर सिलेक्शन करा रहा है कि ये लड़का है कि लड़की है, बेटा है कि बेटी है, अगर इस प्रकार का कोई भी जांच करा रहा है तो आप उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं तथा इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। और जो इसमें पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है तो आपको ये भी बताना है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या बनाया गया, इसको पनिशेबल एक्ट बनाया गया। ये सारी चीज़ें आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन के द्वारा आपको बताने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो थर्ड नंबर का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ साथियों। इस थर्ड नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि लिंग प्रतिषेध अधिनियम 1994 जिसको हम लोग पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 कहते हैं, वही लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व लिंग चयन की सुविधाओं के बारे में विज्ञापन प्रकाशित करना अपराध है। इस कथन की विवेचना कीजिए। काफ़ी आप लोगों के द्वारा ये सुना गया होगा कि लिंग परीक्षण कराया जाता है, लिंगों का जांच कराया जाता है कब, जब बच्चे जन्म नहीं लिए रहते हैं तो उससे पहले बच्चों के लिंग का चयन करा लिया जाता था डॉक्टरों के द्वारा। डॉक्टर इसका चयन कर सकते थे क्योंकि उनके पास नई टेक्निक्स आ गई थी, नए डिज़ाइन के मशीन आ गए थे। उस डिज़ाइन के मशीन के अकॉर्डिंग वो सब ये सब जांच किया जा सकता था और इस प्रकार का देख करके वो जांच करके भ्रूण हत्या उस समय प्रचलन में आ गया था। उसी भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए इस एक्ट को लाने की आवश्यकता पड़ी हमारे पार्लियामेंट को, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं और इसका नाम है द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्ट
प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन, आप सिलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन किस चीज़ का? आप जेनिटिकल, अगर क्रोमोजोमल कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो आप क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को आप क्या कर सकते हैं? आप जांच करा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का आप सेक्स सिलेक्शन नहीं करा सकते हैं। इस क्वेश्चन में यही बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है लिंग प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा किए गए अपराध के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की विवेचना के बारे में बताइए। अगर किसी कंपनी के द्वारा इस प्रकार का कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है जो कि पीसीपीएनडीटी के साथ कोरिलेट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? इस अधिनियम के बारे में आपको समझाने का प्रयास करना है। इस अधिनियम के बारे में आपको अपने आंसर फ्रेमिंग में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो कह रहा है लिंग प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत अपराधों के संज्ञान लेने के संबंध में क्या प्रावधान बताए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस बताया गया है तो अगर उसका कोई कॉग्निजेंस लगेगा तो कौन मजिस्ट्रेट लेगा? क्या जीएम फर्स्ट साहब लेंगे कि जीएम सेकंड साहब लेंगे कि क्या सीधे डायरेक्ट सीजीएम साहब के द्वारा लिया जाएगा? जिसके द्वारा लिया जाएगा उस संज्ञान लेने के संबंध में आपको पूरे प्रावधान को यहाँ पे क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो कह रहा है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की मुख्य विशेषता बताइए। जो मुख्य विशेषता होंगे आपके पीसीपीएनडीटी एक्ट का, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? जो मुख्य विशेषता आपको है, जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में आपको इसकी मुख्य विशेषता आपको वहाँ पे दिख जाएगी और वही मुख्य विशेषता आपको क्या करना है? अपने आंसर फ्रेमिंग में बताना है। अब नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे साथियों हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में हमारे पास आ रहा है। इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं जो कि आपके 5-5 नंबर के ये सभी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आता है। जैसे पहला दे रहा है गर्भस्थ शिशु। इस गर्भस्थ शिशु को आपको क्या करना है? 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। मीन्स कि 50 वर्ड में लेकर के और 70-75 वर्ड में आपको इसको डिफाइन करना होता है। ये जीएस का पेपर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुवांशिकी परामर्श केंद्र के बारे में आपको क्या करना है? आपको डिफाइन करना है, जिसमें जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स होते हैं उस क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स को आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप जांच करा सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई, अगर मान लीजिए कि उसके पिताजी गूंगा है, उसकी माता गूंगी है, बच्चे का जो बच्चा पैदा होने वाले कहीं ये ना गूंगा हो, इसलिए इसकी क्या की जा सकती है? गुड फेथ में इसकी जांच कराई जा सकती है, लेकिन आप सेक्स का जांच नहीं करवा सकते हैं। ये बात यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट कर रहा है अनुवांशिक क्लिनिक। जो अनुवांशिक क्लिनिक्स की हम बात कर रहे हैं, जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इन सभी चीज़ों का आप करवा सकते हैं। अनुवांशिकी प्रयोगशाला होता है, उसमें भी आप जा करके जो जेनेटिकल्स प्रॉब्लम होते हैं उन जेनेटिकल्स प्रॉब्लम्स को आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ऑब्जर्व करवा सकते हैं। इस प्रकार का आप जांच करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेक्स सिलेक्शन का आप जांच नहीं करवा सकते हैं। इसको प्रोहिबिटेड करके रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी क, ख, ग, ये 3 टिप्पणी दिया और सभी 5-5 नंबर में आएंगे। 5 नंबर 5 नंबर में ही अगर आना भी होगा तो 5 नंबर में ही आएंगे। कर रहा है प्रसूति पूर्व निदान विधियों के बारे में आपको बताना है। सेकंड कर रहा है प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी के बारे में बताना है। प्रसूति पूर्व निदान परीक्षण के बारे में बताना है। मीन्स कि इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है? एक वर्ड, मीन्स कि 50 वर्ड से लेकर के 100 वर्ड के बीच में आपको इसको डिफाइन करने के लिए बस आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। कह रहा है लिंग प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत गर्भ पूर्व एवं जन्म पूर्व निदान तकनीकी का प्रयोग किन निबंधनों के अधीन किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। जो सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं साथियों, सेकंड एक्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो जो सेकंड एक्ट आपके सामने आ रहा है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का आ रहा है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम हमारे पास आ रहा है, क्या ये 1961 का कैसा कानून है? इसके अंतर्गत किस किस चीज़ों पर प्रतिषेध लगाने की बात कही गई थी? तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, इसमें से वो ये बन रहा है दहेज क्या है। सबसे तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि डावर होता क्या है, डावर शब्द के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होता है, डावर हम किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि इसकी परिभाषा देना है। विभिन्न अधिनियमों में इससे संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जो जैसे कि आईपीसी में इसके क्या प्रोविज़न दिए हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में इसके क्या प्रोविज़न दिए हैं, साथ साथ सीआरपीसी के अंतर्गत इसके क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, किसके जो दहेज है, दहेज के क्या प्रोविज़न्स दिए गए हैं, इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है? डिफाइन करके लिखना है। और इसका ऑलरेडी मैंने आंसर
फ्रेम कराकर अपने इसी यूट्यूब चैनल पे रखा है। अगर आपने उसको नहीं ऑब्जर्व किया तो आप उसको ऑब्जर्व करिए, ये आपकी लायबिलिटी है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, दहेज में प्राप्त संपत्ति के कौन कौन से उत्तराधिकार होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी फीमेल के द्वारा कोई दहेज के रूप में कुछ अपना स्त्री धन लाई हो, तो वो जो स्त्री धन लाई हो, तो अगर दहेज के रूप में अगर वो आया है, चाहे दहेज के रूप में कोई भी चीज़ दिया है, तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर मान लीजिए कि वो महिला नहीं रहती है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके दहेज का उत्तराधिकारी किसको माना जाएगा। क्या उसके पुत्र को माना जाएगा कि क्या उसके हस्बैंड को माना जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उन सभी प्रोविजंस को देखेंगे और इसका भी मैंने आंसर फ्रेमिंग करा करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या केवल दहेज की मांग करना ही अपराध है। क्या कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ डावर की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, तो डिमांड करना ही अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संदर्भ में व्यवहार करें, ये भी आता है। तो इन सभी चीज़ों को, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। हमारा उद्देश्य मेन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ऑब्जर्व किए रहेंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो आप देख करके घबराएंगे नहीं एग्जामिनेशन में, और आप क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे और आप अच्छे से आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत क्या दहेज देने के लिए विज्ञापन देना दंडनीय अपराध है। व्याख्या करें। तो जी हाँ, डेफिनेटली अपराध है, क्योंकि हमारे पास एक्ट बन गया है डायरी प्रोहिबिशन एक्ट, और डायरी प्रोहिबिशन एक्ट का मतलब होता है कि दहेज पे प्रतिषेध लगाना, मीन्स कि दहेज पे हर प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। तो जाहिर सी बात है इसमें ये अपराध तो बनेगा। अब किस प्रकार का अपराध बनेगा, कहाँ कहाँ पे अपराध बनेगा, वो सारी चीज़ों को आपको बताना है। और इसी क्वेश्चन में और करके दिया है, और का मतलब अथवा कर ये एक स्थानीय समाचार पत्र में यह विज्ञापन प्रकाशित करता है कि उसकी पुत्री डी के लिए उपयुक्त वर प्राप्त किया जा सके। विज्ञापन में यह भी प्रावधान था कि अपनी पुत्री डी के लिए उपयुक्त वर को अपनी संपदा में से आधे हिस्से एवं व्यवसाय के आधे हिस्से का भागीदारी बना देगा। मीन्स कि किसी पिता के द्वारा किसी पुत्री के विवाह के लिए, अपनी पुत्री के विवाह के लिए इस प्रकार का लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत ए ने कौन सा अपराध किया है बताएं। तो कह रहा है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपको बना करके दिया गया है कि इस प्रकार का अगर किसी पिता के द्वारा कोई एडवर्टाइजमेंट निकलवाया जाता है पेपर के अंतर्गत कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ और इस प्रकार का लड़का होगा, और उस लड़के को मैं क्या करूंगा, अपनी संपत्ति में कुछ हिस्सा या आधा हिस्सा उसको दे दूंगा। अगर पिता के द्वारा इस प्रकार का अगर कोई भी दहेज देने के बारे में, दहेज को फेवर करने के बारे में इस प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, तो ये किस प्रकार का ऑफेंस उसके पिता के द्वारा किया जा रहा है। ये क्या, ये पनिशेबल ऑफेंस है। अब पनिशेबल ऑफेंस है तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, इस प्रकार का कोई पिता नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लम बेस्ड बना करके दे देगा और आपको इसका आंसर फ्रेमिंग करना होगा, तो आप इस पर सतर्क रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं साथियों, कह रहा है दहेज अपराध को परिभाषित कीजिए। दहेज देने या लेने के लिए सस्ती एवं दहेज मांगने के लिए सस्ती के विषय में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के उपबंधों का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी दहेज से रिलेटेड है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे परिभाषित करने के लिए, बताने के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं साथियों, कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत किन परिस्थितियों में दहेज वापस किया जा सकता है, इसकी व्याख्या करें। अगर कहीं दहेज दे दिया गया है, अगर दहेज की वापसी की बात आती है तो किन परिस्थितियों में और किस ग्राउंड पे हम दहेज को वापस कर सकते हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। या अथवा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज वापस करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसको आपको यहाँ पे बताने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, इसी में कह रहा है कि दहेज क्या है। सबसे तो पहले आपको बताना है कि डावर होता क्या है, और ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में 100% होना ही चाहिए। इसके उद्देश्य का वर्णन करते हुए दहेज को बढ़ावा देने वाले कारणों की व्याख्या कीजिए। जो दहेज को बढ़ावा देता है, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण बस क्या करते हैं, दहेज को हम बढ़ा करके देते हैं, क्या क्या प्रलोभन दिया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दहेज से संबंधित अपराधों का विचारण और संज्ञान किसके द्वारा किया जा सकता है। जो उनके विचारण का, उनके संज्ञान लिया जा सकता है, किसके द्वारा, किस मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जा सकता है, ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तब किसके द्वारा किया जा सकता है, उनके क्या क्या शक्तियाँ होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं साथियों, जो 3rd नंबर का लॉ है हमारे पास, वो है
स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, स्त्री अवशिष्ट प्रतिषेध रूपण अधिनियम 1986 का ये एक्ट है। और ये 1986 का एक्ट भी आपके लिए साथियों बहुत ही रेलिवेंट एक्ट साबित होता है। और इस एक्ट में भी आपको अच्छे अच्छे बातों को देखना पड़ेगा, जिसमें हम देखते हैं, इसको कहते हैं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बारे में बताया जा रहा है। मीन्स कि स्त्रियों का जो आप रूपण कर रहे हैं, जो स्त्रियों को आप दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आप न दिखाइए स्त्रियों को कि उसका क्या हो, उसका भद्दा तरीके से कहीं पे भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप उसके चरित्र को अच्छे तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। इस प्रकार का भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है लॉ बना करके। देखिए कर रहा है स्त्री अवशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 क्या है। सबसे तो पहले आपको ये बताना है ये किस प्रकार का एक्ट है, ये कौन सा एक्ट है, ये एक्ट क्या करता है, या क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। सेकंड क्वेश्चन, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, फिर कह रहा है महिलाओं के अशोभनीय चित्रण का क्या अर्थ है। तो इसमें जब मैंने आपको ये एक्ट बताया था साथियों, तो इस एक्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक्ट इतना अच्छा एक्ट है कि इसमें क्या बताया गया, इसमें 5-6 चीज़ों के बारे में बताया गया है। 5-6 चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो किस चीज़ के बारे में 5-6 चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो साथियों इसमें मैंने आपको शॉर्टकट भी दिया था जब मैं प्री के एग्जामिनेशन के लिए बता रहा था कि बीएसएफ के 2 जवान थे, बीएसएफ के 2 जवान थे, मीन्स कि 2 जवान थे, प्लाटून नंबर 4 पे जा रहे थे, मीन्स कि P4 प्लाटून नंबर पे 4 पे जा रहे थे। और प्लाटून नंबर 4 पे जा करके इन्होंने एक ड्राइंग देखा, DRW, इन्होंने एक ड्राइंग देखा और उस ड्राइंग को देख करके ये एपी करके डांस करने लगे। मीन्स कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इसमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है, पेपर के बारे में बात कर रहा है, फिगर के बारे में बात कर रहा है, मार्क्स के बारे में बात कर रहा है, और उस पर पैकेजिंग के बारे में बात कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में इस एक्ट के अंतर्गत बात किया जा रहा है कि ये जो एक्ट बना है इस प्रकार से आप नहीं शो करेंगे, किसी महिला को इस प्रकार से आप नहीं दिखाएंगे जिससे कि महिला को क्या होगा, आपको देख करके अशोभनीय लगे। जब इसके आप सेक्शन नंबर 3 को ऑब्जर्व करेंगे साथियों, तो वहाँ पे प्रोहिबिशन लगाया गया। किस चीज़ के बारे में प्रोहिबिशन लगाया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में लगाया गया है। और जब सेक्शन नंबर आप 4 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पब्लिकेशन और सेंडिंग एनी पोस्टर्स, बुक, पैम्पलेट एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स के बारे में बताया गया। तो जब मैं आपको ये प्रिलिमिनरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बता रहा हूँ, तो आपको जब ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये एक्ट बहुत छोटा है, इस एक्ट में टोटल 10 सेक्शंस ही हैं। और एक्ट नंबर की अगर हम बात करें तो एक्ट नंबर 16 है 1986 का। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कह रहा है महिलाओं के अशिष्ट रूपण से आप क्या समझते हैं। मीन्स जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है इससे आप क्या समझते हैं। महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के उद्देश्यों को बताते हुए इस अधिनियम के मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। जो इसका मुख्य बात है उसका उल्लेख करने के लिए हमको बता रहा है। इसमें किस चीज़ का लगाने के लिए रोक किया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से गाइडलाइन दिया गया, कौन कौन सा जजमेंट पास किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे PCPNDT एक्ट नहीं, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर रहा है स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1946 का प्रयोग किन निबंधनों के अधीन किया जा सकता है, कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन इस एक्ट के अकॉर्डिंग इम्पोज किया गया, किस रिस्ट्रिक्शंस को हम देखते हुए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का हम रिस्ट्रिक्शंस को लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ को दिखाने के लिए आपको बताया गया, आप उस चीज़ को ऐसे पैकेजिंग पे पैकेज पर लगा दिए हैं जिससे देख करके किसी भी महिला को अशोभनीय लग रहा है, उस चीज़ को आप क्या करेंगे, प्रोपोगेट मार्केट में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर ये सिर्फ 10 सेक्शंस का ये क्वेश्चन है, एक्ट है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका किसका, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का। कर स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत कंपनी द्वारा किए गए अपराध के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। कंपनी के द्वारा भी बहुत तमाम तरह की एडवर्टाइजमेंट की जाती है जिसमें क्या किया जाता है, स्त्रियों को अशिष्ट रूपण दिखाया जाता है, उसमें ऐसी ड्राइंग बना दी जाती है, ऐसी पेंटिंग बना दी जाती है, ऐसा फोटोग्राफ्स लगा दिया जाता है, ऐसा फिगर लगा दिया जाता है जो महिलाओं को देख करके अशोभनीय लगता है। इस प्रकार से भी ऑफेंस लगता है कि ये कंपनी के द्वारा ऑफेंस किया जा रहा है, किसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है, तो उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है, उनके ऊपर किस प्रकार की पेनल्टी इंपोज की जाएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट
लॉ के बारे में बात करते हैं साथियों, ये चौथे नंबर का एक्ट है जो कि आपके बात करता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में। किस चीज़ के बारे में साथियों? तो घरेलू हिंसा के बारे में। और जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो इसी को हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2005 का ये अधिनियम है। अब यहाँ पे देखिए घरेलू हिंसा से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बन सकते हैं। कह रहा है घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। सबसे तो पहले आपको बताना है कि घरेलू हिंसा होता क्या है और ये किसके ऊपर घरेलू हिंसा किया जाता है और किसके द्वारा घरेलू हिंसा किसी महिला के ऊपर किया जाता है। इन सभी कारणों को बताते हुए आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत हिंसा निवारण के उपाय क्या क्या हैं। अगर किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई हिंसा किया जा रहा है तो उस हिंसा का निवारण करने के लिए क्या यहाँ पे उपचार बताया गया है, क्या उपाय बताया गया है, इसके बारे में आपको बताने का कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कर घरेलू हिंसा के क्या अर्थ है। जो घरेलू हिंसा होते हैं जिसको हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है। ये जो एक्ट प्रोवाइड किया गया है, ये जो एक्ट बनाया गया है साथियों, इस एक्ट को बनाने का कुछ ना कुछ तो पर्पस डेफिनेटली रहा होगा। बिना पर्पस के तो ये एक्ट बना नहीं दिया गया कि चलो मन कर रहा है, खाली है पार्लियामेंट में, चलो क्या किया जाएगा, एक एक्ट ही बना दिया जाएगा। नहीं, इस एक्ट को बनाने के लिए क्या किया गया, इस एक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे देखा गया होगा, कुछ सोचा गया होगा, तभी इस एक्ट को क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है। और इस एक्ट में किस चीज़ों के बारे में बताया गया, तो साथियों कहीं ना कहीं महिलाओं को यहाँ पे सेफ्टी दिलाने के बारे में इस एक्ट के बारे में बताया गया। साथियों जब हम बात करते हैं 498A, जब आपको पता है कि आपके आईपीसी में 498A ऑलरेडी दिया है, तो फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई पार्लियामेंट को। तो साथियों जब हम इसकी बात करते हैं 2005 के एक्ट को, तो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें डायरेक्ट केवल और केवल कौन शामिल होता है, सिर्फ ये पत्नी के ऊपर लागू होता है। सिर्फ ये किसके ऊपर लागू होता है, ये जो फीमेल होती है, जो पत्नी होती है, पत्नी के ऊपर लागू होता है। कौन, 498A। अगर हम दोनों को बाइफरकेट करके बात करते हैं, 498A की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल, इसमें मीन्स की किसी हस्बैंड की कोई वाइफ यहाँ पे कंप्लेन कर सकती है। लेकिन जब हम DV एक्ट 2005 की बात करते हैं तो कोई बहन भी क्या कर सकती है, कोई सिस्टर भी है, वो अपने ब्रदर के ऊपर क्या कर सकती है, ये बात कर सकती है कि हमारे ब्रदर के द्वारा हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कॉज किया जा रहा है। कोई फादर के द्वारा भी अपने बेटी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कॉज किया जा रहा है, उसके लिए ये बनाया गया। और ये 498A जो है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइफ को ये अधिकार मिला है। इसमें आपकी सिस्टर नहीं जा सकती है कि आप अपने बहन के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कॉज कर रहे हैं तो इसमें कंप्लेन कौन करेगा। कंप्लेन भाई बहन को अगर कंप्लेन करना है तो वो कहाँ पे जाएगी, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाएगी। अगर किसी वाइफ को कंप्लेन करना है तो वो 498A में भी जाकर कंप्लेन कर सकती है। अगर चाहें 498A में नहीं कंप्लेन करना चाहती है तो वो DV एक्ट मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी जाकर के कंप्लेन कर सकती है। अगर इसमें देखा जाए तो साथियों इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट FIR लॉन्च कराया जाता है। लेकिन इसमें क्या कराया जाता है, इसमें साथियों FIR नहीं लॉन्च कराया जाता है, इसमें DIR कराया जाता है। क्या कराया जाता है, DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इसमें दर्ज कराई जाती है कि कौन सा इंसिडेंट आपके साथ घटा है आपके डोमेस्टिक में, ये यहाँ पे कराया जाता है। ये जो होता है जैसे FIR होता है तो पुलिस वाले यहाँ पे कॉग्निजेंस लेते हैं, लेकिन ये पारिवारिक मैटर होता है, इसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, DIR करा करके आपके मामले को हैंडल किया जाता है। तो ये प्री का क्लास मैं आपके लिए नहीं लेकर के आ रहा हूँ, ये मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करा दिया मैंने। अब देखिए साथियों क्या कर रहा है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य की विवेचना कीजिए। जो संरक्षण अधिकारी होता है उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसके कर्तव्यों के बारे में हमें यहाँ पे एनालिसिस कराने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है साथियों कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति कौन है और व्यथित व्यक्ति के अधिकार क्या है। व्यथित व्यक्ति अब किसको माना जाएगा, जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कॉज किया जा रहा है, उसी को हम क्या मानेंगे, उसी को हम व्यथित व्यक्ति मानेंगे कि वही तो पीड़ित व्यक्ति है, वही तो पीड़ित पक्षकार है जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कॉज हुआ है या जिसके ऊपर किसी को मार कुटाई किया गया है। तो ये सभी चीज़ों को क्या है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब साथियों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए कह रहा है। अब इन सब हो गए, जैसे साझी गृहस्थी पे और परामर्शदात्री पे, इन सभी पर टिप्पणी करने के लिए दे रहा है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं साथियों, जो एक्ट नंबर 5 है हमारा, और ये किस चीज़ की बात करता है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के बारे में बात करता है। किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों, ये 1971 का है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, तो द MTP
MTP एक्ट के बारे में बात करता है। इसको शॉर्टकट में MTP एक्ट भी कहा जाता है, जिसको द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भी कहा जाता है। साथियों, इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने रखा है, कह रहा है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत किसी गर्भस्थ स्त्री का गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है। तो साथियों, इस पे जो लेटेस्ट जजमेंट आया जो 24 हफ्ते वाला है, इस जजमेंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोट करना पड़ेगा। अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आंसर को फ्रेम कर रहे हैं कि मीन्स कि अगर किसी के गर्भ को अगर समाप्त करना है, अगर डॉक्टर के कंसल्ट पे समाप्त करना है, तो कब किया जा सकता है, कितने हफ्ते का होने पे गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन की जो बात करते हैं दोस्तों, ये कह रहा है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत वो स्थान जहाँ गर्भ समाप्त किए जा सकते हैं, एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जहाँ पे कौन सा ऐसा जगह होता है जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया जाता है, जिस हॉस्पिटल में इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, वहीं पे आप क्या कर सकते हैं, अपने गर्भ का समापन करा सकते हैं। अन्यथा किसी ऐसे जगह पे आप नहीं करा सकते हैं जिसको मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। तो ये चीज़ों पे आपको आंसर फ्रेमिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, कह रहा है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत दंड संबंधी प्रावधान को स्पष्ट करिए। जो दंड से संबंधित प्रावधान है, इस प्रावधान को क्या करना है, आपको अच्छे से स्पष्ट करके बताना है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर चिकित्सीय समापन कर दिया गया जो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है और उसका जो मेडिकल है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो उसके ऊपर किस प्रकार की पेनल्टीज़ को इम्पोज किया जाएगा, इससे रिलेटेड ये बात कर रहा है। तो साथियों, इस सेशन में मैं 5 एक्ट पे आपके लिए आंसर लेकर के आया था। अब जो नेक्स्ट मैं पार्ट लेकर के आऊँगा, उस पर जो भी हमारे 6, 7, 8 और जो 9, ये 4 जो एक्ट बचे हैं, इस एक्ट को मैं पार्ट सेकंड में आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आएगा कि हाँ ये एक्ट आप जो करा रहे हैं ये हमारे लिए बेहतर होगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट साबित होगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। और साथ में इसका इंग्लिश का पार्ट भी आपके लिए लेकर के आऊँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। साथियों, मेरा ये मानना होता है कि जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके जाते हैं, जब आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें एग्जामिनेशन में आ सकता है। और अगर आप फॉर्चुनेटली आपके सामने वही क्वेश्चन आ जाता है तो आपको देख करके अच्छा लगता है और आप अपने आंसर को कहीं ना कहीं और बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ यूपी PCSJ मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।